afternoon, dear students. Welcome back to your online psychology class. In previous lecture, we have discussed about the sources of stress and effects on psychological and emotional state. And today we will discuss the stress effects on health. Chronic daily stress can divert an individual's attention from caring for herself or himself. ये जो डेली हमारे लाइफ में स्ट्रेसेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, हमारा ध्यान भी डाइवर्ट कर सकते हैं। ये कोई व्यक्ति जो है या जिस भी पर्सन को वो स्ट्रेस हो रहा है, जनरेट जिसमें भी हो रहा है, वो क्या करता है, वो अपनी केयर करना भी छोड़ सकता है। ओके, when stress is prolonged, it affects physical health and impairs psychological functioning. और जब ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लॉन्ग पीरियड तक इसकी जो है हमारी बॉडी में उपस्थिति रहेगी, ये रहेगा, तब क्या करता है, ये हमें फिज़िकल हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है और हमारी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, जो हमारे माइंड का स्टेट है, उसको भी इफ़ेक्ट डालता है उस पर भी। ठीक है, people experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and constraints are the high and little support is available from family and friends. लोग जब इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक झेलते हैं, एक लॉन्ग पीरियड हो जाता है उनको झेलते झेलते स्ट्रेस को अपने बॉडी में या माइंड में रखते रखते, तो क्या होता है कि उनकी बॉडी और माइंड दोनों श्रिंक होने लगते हैं। ओके, जो स्ट्रेस होता है उस वो हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट डालता है, हमारे थॉट्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है, हमारी फीलिंग्स को भी प्रभावित करता है और हमारे बिहेवियर को भी। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जो लोग झेल रहे होते हैं, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम से झेल रहे होते हैं, तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है या तो बहुत कम हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा तेज चलने लगेगी। ठीक है, वो ऐसी अनवांटेड चीज़ों को भी अपने माइंड में लाकर सोचने लगेंगे जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो मीनिंगलेस चीज़ों को भी सोचने लगते हैं, या फिर थॉट प्रोसेस इतनी स्लो हो जाएगी कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में मैटर करती हैं, लाइक अपने आसपास के जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ध्यान रखना या खुद का भी ध्यान रखना, वो उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना छोड़ देते हैं। एंड फीलिंग्स, उनके अंदर क्या होता है कि जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी अनकंट्रोल्ड वे में आ जाते हैं। ओके, और एज वेल एज उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। Stress that's left unchecked can contribute to many health problems such as high blood pressure, heart disease, obesity and diabetes. अगर ये जो हमारा स्ट्रेस है इसको ऐसे छोड़ दिया जाए कि ठीक है, हो रहा है, जनरेट तो होने दो, आप ध्यान ना दें, तो वो क्या करेगा, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। जैसे आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट डिसीज़, या फिर ओबेसिटी, या फिर डायबिटीज़। इस तरह की कोई ना कोई डिसीज़ आपकी बॉडी में घर बना लेंगे अगर आप उस स्ट्रेस को झेलते रहेंगे और उसका कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकालेंगे। ओके, एक चीज़ और है कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स देना या रिएक्ट करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर कोई व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रेस आते हैं और वो टाइम टू टाइम स्ट्रेसेस को झेलता भी है, उनसे कॉप अप भी करता है, लेकिन अगर इन स्ट्रेसेस को सही टाइम पर अगर हमने मोल्ड नहीं किया अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस, उनको कंट्रोल नहीं किया, तो वो हमारे लिए एक डेंजरस स्टेट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हमारा स्ट्रेस जनरेट हो तो उसके फर्स्ट लेवल पर ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, वो ऐसे रास्ते पर ना चला जाए कि वहाँ पर उसको कंट्रोल करना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाए। ओके, जनरली लोग जब बहुत टाइम तक स्ट्रेस झेलते हैं तो वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि तब एनवायरमेंटल या इंटरनल प्रेशर्स उसके लिए बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, इन कंपेरिजन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। एग्जॉशन मीन जब हम लगता है कि हम एनर्जी लेस हैं, अब हम थक गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सिचुएशन जब आती है, जब हमारे पास हमें दिखता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ना तो हमारी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है जो हमें सपोर्ट कर सके,
या फिर हमारा जो गैदरिंग है जिन लोगों के साथ, कोई भी हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो पर्सन है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को झेल रहा है, उसके माइंड में कंटिन्यूसली स्ट्रेस बना हुआ है, तो वो हार जाता है। वो हार जाता है उन सिचुएशंस के आगे, वो कहता है कि अब नहीं कर सकता। और ये किसी भी पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस पोजीशन होती है, जहाँ वो एग्जॉशन फील करता है और हार मान जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। बेटा ये जो आपका GAS मॉडल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको लेके चलेंगे, इसको क्लियर करके चलेंगे स्टार्टिंग से, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, सो व्हाट इज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम? Selye explained his stress model basis on physiology and psychobiology as general adaptation syndrome. ये जो साइकोलॉजिस्ट थे सिलिये, इन्होंने जो अपना स्ट्रेस मॉडल था वो किसके बेस पर एक्सप्लेन किया? फिजियोलॉजी और साइकोबायोलॉजी के कॉम्बिनेशन के थ्रू इन्होंने अपने स्ट्रेस मॉडल को एक्सप्लेन किया और उसको नाम दिया जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अब ये जो आपका जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम GAS मॉडल है, उसके अंदर कितनी स्टेजेस हैं? 3। GAS इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज अलार्म रिएक्शन स्टेज, द सेकंड इज रेजिस्टेंस स्टेज एंड द थर्ड इज एग्जॉशन स्टेज। ओके, तो इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। किसके अंदर? आपके GAS सिंड्रोम मॉडल, ठीक है। और ये किसने दिया था? आपका सेलिये ने दिया था। और इसका जो स्टेजेस हैं उनके क्या क्या नेम है? अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज। नाउ वी विल कम टू नो व्हाट इज अलार्म रिएक्शन स्टेज। अलार्म रिएक्शन स्टेज है क्या? ओके, तो अलार्म रिएक्शन स्टेज वो स्टेज है जिसमें हमारे माइंड में ये सिग्नल जाता है कि हमारे सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, हमारे सामने कोई एक डेंजर आया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन, उसमें हाइपोथैलेमस होता है आपके ब्रेन में, तो वहाँ पर ये सिग्नल जाता है और ये बताया जाता है कि आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसको आपको फाइट करना है। ओके, अब उस समय क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है आपका, उसको जब ये सिग्नल मिल जाता है कि कोई डेंजरस सिचुएशन आई है या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आई है आपके सामने, तो वहाँ पर जो आपका हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। वो किस हार्मोन को रिलीज करता है उस टाइम पे? ग्लूकोकॉर्टिसाइड्स को। कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिसाइड्स। और कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? आपके ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और वो क्या रिलीज करता है? आपका ग्लूकोकॉर्टिसाइड। और कब रिलीज करता है वो? जब हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि कोई डेंजरस सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने आई है। ओके, अब आपका जो ग्लूकोकॉर्टिसाइड्स होता है वो क्या करता है? ट्रिगर दबाता है किस चीज को रिलीज करने के लिए? एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। इन दोनों को रिलीज करने के लिए वो ट्रिगर दबाता है, विच इज द स्ट्रेस हार्मोन। और ये दोनों क्या काम करते हैं? एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन बोले जाते हैं। अब जो आपका एड्रेनालाइन गिव्स होता है, द एड्रेनालाइन होता है आपका, वो क्या करता है? गिव्स अ पर्सन अ बूस्ट ऑफ एनर्जी। एक जो भी पर्सन होता है जो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आया हुआ है, उसको एक बूस्टअप देता है। देयर हार्ट रेट इंक्रीजेज एंड देयर ब्लड प्रेशर राइजेज। उसका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है जब ये एड्रेनालाइन हमारा रिलीज होता है हमारी बॉडी में। तो क्या होता है उस टाइम पर कि हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब मीनवाइल ब्लड शुगर लेवल्स ऑल्सो गो अप। अब इसी बीच में क्या होता है कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो भी साथ साथ बढ़ जाता है। These physiological changes are governed by a part of a person's autonomic nervous system called the sympathetic branch. अब ये जो सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको कौन गवर्न करता है? उसका मास्टर कौन होता है? हमारा
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपने 11th में भी पढ़ा था इसके बारे में, पूरा इस सिस्टम के बारे में, जिसको हम एएनएस भी बोलते हैं, ये गवर्न करता है इन सारी चीज़ों को। अब जो आपका द अलार्म रिएक्शन स्टेज होता है जीएस थ्योरी, वो क्या किस चीज़ के लिए किसी पर्सन को तैयार करती है? वो किसी पर्सन को तैयार करती है कि या तो उस सिचुएशन से आप लड़िए, फाइट करिए जो सिचुएशन आपके सामने आई है, या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ हार मान लीजिए कि नहीं, वहाँ से आप चले जाइए, अवॉइड कर दीजिए उस सिचुएशन को। तो ये दो चीज़ों के लिए हमें तैयार करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो इट इज़ अलार्म रिएक्शन स्टेज। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जो माइंड है उसको एक अलार्म मिलता है, और जो हमारा ब्रेन है, जो उसका पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स को रिलीज करता है। ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स किसको ट्रिगर करता है, रिलीज ऑफ एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। और ये दोनों जो एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को बूस्ट ऑफ एनर्जी देते हैं। ओके, और उससे क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एएनएस के थ्रू हमारी गवर्न होती हैं। तो अलार्म रिएक्शन स्टेज क्या है, जिसमें किसी पर्सन को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के रिगार्ड रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार किया जाता है, या तो वो फाइट करे या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स दे। ओके, सेकेंड स्टेज इज रेजिस्टेंस स्टेज। आपकी जो रेजिस्टेंस स्टेज है ये आपके अलार्म रिएक्शन स्टेज के बाद आती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे अलार्म रिएक्शन स्टेज के दौरान अकर हुए थे ड्यूरिंग द अलार्म रिएक्शन स्टेज, तो उनका क्या करती है, जो रेजिस्टेंस स्टेज है उनको रिड्यूस करती है। ठीक है, द रेजिस्टेंस स्टेज इज गवर्न्ड बाय अ पार्ट ऑफ द एएनएस कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक। अब ये जो रेजिस्टेंस स्टेज है इसको कौन गवर्न करता है, आपकी पैरासिम्पैथेटिक जो एएनएस का पार्ट है ये। ओके, इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी, जो अलार्म रिएक्शन स्टेज जब हुई थी, ड्यूरिंग द अलार्म रिएक्शन स्टेज जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, लाइक हमारी जो है हार्ट रेट बढ़ गई, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, और तो इन सब चीज़ों को कौन रिड्यूस करता है, रेजिस्टेंस स्टेज में इनको रिड्यूस किया जाता है। ओके, जो भी अमाउंट था आपका कॉर्टिसोल का, जो भी जितना भी प्रोड्यूस हुआ था उसको ये क्या करता है, कम करता है। द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर्स बिगिन टू रिटर्न टू नॉर्मल। जो हमारे हार्ट रेट होते हैं, ब्लड प्रेशर होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल होने वाली कंडीशन में जाने लगते हैं। इफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम्स to an end during the resistance stage, the body will then return to normal. However, if the stressors remains, the body will stay in a state of alert and stress hormones continue to be produced. अगर हमारी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जब वो एंड की साइड चलती है, एंड की तरफ चलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा बिहेवियर है जो अराउज हो गया था अलार्म रिएक्शन स्टेज में, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हमने देखा, उससे हमने फाइट भी कर लिया, उसके बाद भी हमारी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट थी वो सेम रहेगी जो हमारी अलार्म रिएक्शन स्टेज में। तो उसको नॉर्मल कौन करता है, वो कहाँ पर ये वर्क चलता है, वो कहलाती है आपकी रेजिस्टेंस स्टेज, जो हमें बचाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल, हार्ट रेट, ये कंटिन्यूसली एक से रहें तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई हार्ट सिम्टम्स हमारे आ जाएंगे, किसी भी बीमारी के आ जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। तो रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, जो जनरेट होते हैं सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल, तो उनको रिड्यूस किया जाता है, उनको कम किया जाता है, और बॉडी को फिर से नॉर्मल स्टेट में लाया जाता है। अगर जो चीज़ें, जो चेंजेस हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में जो चेंजेस आए थे आपके अलार्म रिएक्शन स्टेज में, अगर वो रहेंगे, अगर आपका जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपने फाइट भी कर ली या फिर फ्लाइट मोड पे चले गए, उसके बाद भी आपके अंदर वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस सेम रहते हैं, तो फिर क्या होगा, द फिजिकल रिस्पॉन्स कैन लीड टू अ पर्सन स्ट्रगलिंग टू कंसंट्रेट एंड बिकमिंग इरिटेबल। अब क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो भी पर्सन है वो हमेशा क्या रहेगा,
इरिटेबल वाली स्टेज में रहेगा, बड़ा उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, हर एक चीज़ से उसको लगेगा कि मुझे फाइट करना है, मुझे स्ट्रगल करना है, तो वो एक नॉर्मल स्टेज पे नहीं जा पाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, रेजिस्टेंस स्टेज है, जो कि यहाँ पर अराउज हुए फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रिड्यूस किया जाता है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस जीएस थ्योरी, वी कैन डिस्कस इट in our Google Meet class. Okay, so the last stage is exhaustion stage. Exhaustion stage क्या है? After an extended period of stress, the body goes into the final stage of GAS known as the exhaustion stage. जब कोई भी सिचुएशन अराउज होती है हमारे सामने, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो उसके बाद वो चलते चलते एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक फाइनल स्टेज पे आते हैं, इसको बोलते हैं एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, एट दिस स्टेज द बॉडी हैज डिप्लीटेड इट्स एनर्जी रिसोर्सेज बाय कंटिन्यूअली ट्राइंग बट फेलिंग टू रिकवर फ्रॉम द इनिशियल अलार्म रिएक्शन स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो लड़ कर थक चुकी है, उसने हार मान ली है। जब अलार्म रिएक्शन स्टेज है, यहाँ से हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हमें फाइट करनी है या उससे फ्लाइट करना है, तो वहाँ क्या है कि हम करे चले जा रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं उस स्ट्रेस से रिकवरी के लिए, लेकिन वो चीज़ें कम नहीं कर पा रहे हैं हम। तो वो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रेजिस्टेंस स्टेज पे भी पहुँचोगे, आपका जो है नॉर्मल बीपी भी हो जाएगा, सब कुछ ब्लड शुगर लेवल भी आपका नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो एज इट इज़ बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, एग्जॉशन स्टेज पे पहुँचोगे, आपको लगेगा कि अब मैं हार मान चुका हूँ, अब शायद मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अब मैं एफर्ट्स करते करते थक चुका हूँ, अब कुछ नहीं कर सकता मैं, अब इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जो हो रहा है वो सही है। Once it reaches the exhaustion stage, a person's body is no longer equipped to fight stress. अगर किसी भी पर्सन का जो है वो इस स्टेज पर वो एंटर हो जाता है, एग्जॉशन स्टेज पर, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, और अगर वो तीसरे लेवल तक पहुंच गई, एग्जॉशन स्टेज पर पहुंच गई, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो पर्सन होता है वो टायरी फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, उसमें एंग्जाइटी भी आ जाती है और फीलिंग अनेबल टू कॉप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम, आपने खुद भी देखा होगा, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में भी बेटा, कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं हम, ठीक है, बहुत ही सारे एफर्ट्स किसी स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाते। तो वहाँ पर क्या होता है, एंग्जाइटी फील करेंगे, हमें लगता है हमने सारे रिसोर्सेज भी अपने यूज़ कर लिए, हमने अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ लगा दी, अपनी सारी एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर दिया, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो एज इट इज़ बनी हुई है। तो आप क्या करोगे, टायरी फील करोगे, थक, ऐसा लगेगा कि अब कुछ बचा नहीं है, टायर्डनेस आ जाएगी आपकी बॉडी में, डिप्रेशन की तरफ आप चले जाओगे, एंग्जाइटी फील करोगे, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी चीज़ पे, और आपको लगेगा कि आप किसी भी सिचुएशन को अब हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं हो। ओके, इफ अ पर्सन डज नॉट फाइंड वेज टू मैनेज स्ट्रेस लेवल्स एट दिस स्टेज, they are at risk of developing stress related health conditions. अब अगर हम एग्जॉशन स्टेज पर भी चलिए पहुंच गए, ठीक है, यहाँ तक भी एक वैसे तो बहुत ही डेंजरस स्टेज है एग्जॉशन स्टेज, लेकिन फिर भी चलिए हम यहाँ तक पहुँच भी गए, लेकिन अगर हमने यहाँ पर भी आकर, इस लास्ट स्टेज पर भी आकर उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, उससे बाहर नहीं निकले, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जहाँ हम उसको स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, तो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशंस वहाँ जनरेट हो सकती हैं। सो हमें क्या करना है, एग्जॉशन स्टेज पर अगर हम इनिशियली स्टेज में हैं वो एग्जॉशन स्टेज की, तो वहाँ पर उसको प्रॉपर वे में मैनेज कर लेना चाहिए, जिससे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा बड़ी ना बने कि वो ओवर कंट्रोल हो जाए, हम जिसको कंट्रोल ना कर पाएँ। ओके।